तो देखो, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया पीडिया के बारे में, डर्मा के बारे में। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑर्थो में कौन कौन से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, उनका डायग्नोस कैसे करोगे, ट्रीटमेंट अपन को कैसे करना है, मेडिसिन कौन कौन सी देनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ओए ओस्टियो आर्थराइटिस। तो इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं ऑर्थो में, है ना। 100 में से 40 पेशेंट तो इसी के आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दोनों जॉइंट, नी जॉइंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक्सरे करवाना है। नी जॉइंट एक्सरे करवाओगे ना तो दोनों जॉइंट के बीच का स्पेस आपको कम मिलेगा, और जितना कम स्पेस होगा ना उतना ही सीवियर ओए होगा। ठीक है, तो एक्सरे करवाओगे तो उसमें स्पेस कम देखने को मिलेगा, तो इसको बोलते हैं ओए ओस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, तो देखो इसका परमानेंट इलाज तो यही होता है यार, TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट। फिर भी अपन को एक बार मेडिसिन तो देनी ही होती है। तो कौन कौन सी मेडिसिन अपन दे सकते हैं? ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन BD कर दो, ग्लूकासेमिन डाइसेरिन BD कर दो, कैल्शियम प्लस विटामिन D3 OD कर दो। विटामिन D3 के सेचेट है, ये भी वीक में 1 या 2 देने हैं। अब देखो टेबलेट भी दे रही है विटामिन D, जबकि सेचेट भी दे रही है। तो देखो कैल्शियम विटामिन D3 की टेबलेट होती है ना, इसमें विटामिन D बहुत कम होता है, इसीलिए अपन को साथ में सेचेट भी देनी होती है। ओके, डाइक्लोजेल दे दी। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये OA हो गया। एक्सरे करवाओगे ना तो दोनों जॉइंट के बीच का स्पेस कम मिलेगा, और जितना कम होगा ना उतना ही सीवियर वो OA होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं RA, रूमेटोइड आर्थराइटिस। इसके भी ज़्यादा पेशेंट आते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो जॉइंट होते हैं ना हाथ पैर के, उनमें डिफॉर्मिटी हो जाती है ना, जॉइंट टेढ़े मेढ़े हो जाती है। तो इसके पेशेंट तो आपको देखते ही पता लग जाएगा। और आप इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हो? एक तो RA फैक्टर करवा सकते हो, NTCCP करवा सकते हो, ESR करवा सकते हो। ESR बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, RA है। और RA में जो मेडिसिन चलती है वो लंबे टाइम तक चलती है, बीच में अपन छोड़ नहीं सकते। तो कौन कौन सी मेडिसिन चलेगी? टेबलेट HCQS 200 mg BD कर दो। फिर मेथोट्रेक्जेट 7.5 या 15 mg वीक में 1 बार लेनी है या फिर 2 बार लेनी है, यह पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। और जहाँ मेथोट्रेक्जेट चलती है वहाँ आयरन फोलिक एसिड भी आपको साथ में देनी है। ठीक है, जिस दिन मेथोट्रेक्जेट दे रही हो उस दिन आयरन फोलिक एसिड नहीं देनी, बाकी 6 दिन आपको आयरन फोलिक एसिड भी देनी है। और देखो मेथोट्रेक्जेट चलती है ना तो पेशेंट की मतलब LFT CBC RFT इन्वेस्टिगेशन भी कराना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर टोपासिटिनिब 5 mg BD कर दो या फिर OD कर दो। पेन किलर दे दो, डाइक्लोपीसीएम या एसिक्लोपीसीएम जेल दे दो। और कैल्शियम विटामिन D3 तो आपको देनी है। तो ये RA हो गया। और इसमें कौन कौन से टेस्ट आप करवा सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मल्टीपल जॉइंट पेन, है ना। चिकनगुनिया नहीं है लेकिन जॉइंट में पेन होता है। पेशेंट क्या बोलेगा? डॉक्टर साहब 1 महीने पहले बुखार आया था और उसके बाद में सारे जॉइंट दर्द करते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, सारे जॉइंट, हाथ पैर के जॉइंट हो गए, है ना, नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, सारे जॉइंट दर्द करते हैं। जबकि चिकनगुनिया नेगेटिव है, उसमें चिकनगुनिया नहीं है। तो क्रोनिक मल्टीपल जॉइंट पेन है। तो आपको पता है इसमें क्या, इसमें तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या है अपने आस पास में? स्टेरॉइड। इसमें अगर ना मल्टीपल जॉइंट पेन कर रहे हैं, 1 2 3 4 दिन से कर रही है तो ठीक है, लेकिन 1 महीने से 1.5 महीने से हो रहा है तो फिर आपको स्टेरॉइड देना पड़ेगा। ठीक है, और देखो चिकनगुनिया भी लगभग सेम सा ही होता है, उसमें भी यही ट्रीटमेंट चलता है ना। तो इसमें क्या दे सकते हैं? पेन किलर दे दो, इटोरिकोक्सिब दे दो 120 mg, है ना। और टेबलेट टर्माडोल PCM दो, क्योंकि क्रोनिक मल्टीपल जॉइंट पेन है इसीलिए। फिर HCQS 200 mg BD कर दो। और फिर आपको कैल्शियम विटामिन D3 भी देना है, डाइक्लोजेल भी देनी है। और क्रोनिक है ना, मल्टीपल जॉइंट पेन है, तो लास्ट ऑप्शन अपने पास में क्या है? स्टेरॉइड। और देखो स्टेरॉइड का एक रूल होता है, कम से कम टाइम के लिए देना है, कम से कम दिनों के लिए देना है, और कम से कम डोज में देना है। ठीक है, और डोज हाई से लो होनी चाहिए। 50 mg दे रहे हो 10 दिन के लिए, तो ऐसे नहीं कि 50 mg डेली एक टेबलेट दे रहे हो, नहीं। पहले 3 दिन के लिए 50 mg, फिर अगले 3 दिन के लिए 30 mg, फिर अगले 3 दिन के लिए 20 mg, ऐसे हाई से कम डोज में पेशेंट को लेके आना है।
और जितना हो सके उतना कम डोज देनी है आपको, ठीक है। और पेशेंट की कंडीशन देख लेनी है आपको। तो प्रेडनिसोलोन सबसे पहले 30 mg या 40 mg OD 3 दिन के लिए, फिर 20 mg OD 3 दिन के लिए, फिर 10 mg OD 4 दिन के लिए, फिर आपको ये स्टेरॉइड बंद करवा देनी है, ठीक है। तो कम से कम टाइम के लिए देना और पेशेंट की कंडीशन देखनी और हाई डोज से लो डोज में लेके बंद करनी है फिर, ठीक है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब बुखार आया था, उसके बाद में सारे जॉइंट दर्द कर रहे हैं, आज 1 महीना हो गया, ठीक है। तो यह आपको स्टेरॉइड देना है ना। और चिकनगुनिया में भी लगभग यही ट्रीटमेंट चलता है। फिर गाउट की बात करें तो गाउट में आपको क्या देखना है, यूरिक एसिड की वैल्यू कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देनी है और मेडिसिन यही चलेगी। और क्रोनिक और एक्यूट गाउट है ये भी देखना है कि पेन कितना हो रहा है, स्वेलिंग कितनी है, यूरिक एसिड की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो टेबलेट एलोप्यूरिनोल ओडी कर दो, फेबुक्सोस्टोट ओडी कर दो, एंडोमेथासिन 50 mg ये बीडी कर दो, ठीक है। और फिर पेशेंट वापस आता है कि डॉक्टर साहब इन दवाइयों से ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, तो फिर आपको कोलचिसिन स्टार्ट करनी है, 6 mg 0.6 mg ओडी कर दो कोलचिसिन। और फ़र्क नहीं है तो लास्ट ऑप्शन अपने पास में स्टेरॉइड होता है। फ़र्क नहीं है मतलब ज़्यादा पेन हो रहा है, स्वेलिंग भी हो रही है और स्वेलिंग पेन हो रही है तो मतलब आपको स्टेरॉइड तो देना ही पड़ेगा। तो स्टेरॉइड शुरू करो, हाई डोज से लो डोज में बंद कर दो फिर, ठीक है। तो ये हो गया गाउट। यूरिक एसिड की वैल्यू देखनी है आपको और ऊपर वाली 3 मेडिसिन से फ़र्क नहीं हुआ तो फिर आपको कोलचिसिन स्टार्ट करना है, पहले आपको कोलचिसिन नहीं देना। नेक्स्ट बात करते हैं सियाटिका की। तो देखो इसके भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरी कमर से लेकर पूरे पैर में दर्द होता है, सुन्न हो जाता है, एकदम झुनझुनाटी होती है ना। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है सुन्न हो जाता है, पेन बहुत ज़्यादा है, झुनझुनाटी होती है, लोअर मतलब कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक, ठीक है। तो ये सियाटिका है, आप समझ जाओगे। और या फिर आप एमआरआई भी करवा सकते हो तो उसमें आपको नर्व कंप्रेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखो न्यूरल पेन होता है ना, उसमें प्रीगाबालिन और एमसीबी ये 2 कॉमन मेडिसिन है, ये सब में चलेगी। नर्व कंप्रेशन होता है ना वहाँ सब में चलेगी। डिस्क बल्ज हो जाए ना, जैसे L3 L4 या सर्वाइकल की कोई दिक्कत हो जाएगी तो उसमें भी नर्व कंप्रेशन ही होता है, तो उसमें भी यही मेडिसिन चलती है। टेबलेट प्रीगाबालिन 75 mg OD, टेबलेट MCB 1500 माइक्रोग्राम OD। और देखो ज़्यादा पेन होता है ना तो आप MCB के इंजेक्शन भी लगा सकते हो NS में, एक दिन छोड़ के, एक दिन 5 दिन तक। फिर पेन किलर दे दी, एचिक्लोपेरासिटामोल या डाइक्लोपीसीएम। कैल्शियम विटामिन D3 तो देना ही है आपको, डाइक्लोजेल दे दी। और देखो सियाटिका में सबसे इम्पोर्टेंट है फिजियोथेरेपी, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सियाटिका में। फिर LBP लोअर बैक पेन, इसके भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब कमर बहुत ज़्यादा दर्द करती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये दिक्कत तो आती जाती है ना। तो लोअर बैक पेन वाली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखो जिसका वेट ज़्यादा होता है ना उसमें ये ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। और जिसने ज़्यादा वज़न उठा लिया हो या कोई जिसका बैठने का काम है या जिसका मतलब ज़्यादा खड़े रहना बैठना है ना, ऐसा ही काम है, उसके कारण हो सकता है। तो लोअर बैक पेन के लिए तो आपको क्या है, पेन किलर दे दो, डाइक्लोपीसियम या एसिक्लोपीसियम। कैल्शियम विटामिन D3 दे दो और विटामिन B12 भी दे दो साथ में, और डाइक्लोजेल भी दे दो, है ना। इसका तो सिम्टोमेटिक करना है आपको, ज़्यादा कुछ पेन किलर देनी है बस। फिर बात करते हैं फ्रैक्चर। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो में फ्रैक्चर के बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट तो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा 100% कि फ्रैक्चर है या नहीं है, माइनर है या मेजर है ना। डिसलोकेशन है, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन तो नहीं है, किस में POP लगेगा, किस में सर्जरी होगी, है ना, किस में मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो ये तो आपको पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा, एक्सरे करवाएंगे उसमें ही पता लगेगा कि रेडियस का फ्रैक्चर है या ह्यूमरस का फ्रैक्चर है या टीबिया बोन का फ्रैक्चर है या शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट चलेगा कि लास्ट में सर्जरी होगी या POP होगा या और कुछ भी हो सकता है ना। तो फ्रैक्चर में तो आपको पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा।
फिर बात करती है नर्व कंप्रेशन, इसके भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, है ना। डिस्क बल्ज हो जाती है, डिस्क प्रोट्रूशन हो जाता है, L3 L4 की दिक्कत हो जाती है, सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है, थोरेसिक की दिक्कत हो जाती है ना। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मेरे कंधे शोल्डर जोन से लेकर पूरे हाथ में दर्द होता है, एकदम सुन्न हो जाता है हाथ, करंट सा आता है ऐसा, है ना। तो वो नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। तो इसमें तो अपन MRI या CT करवा के देखते हैं कौन सी नर्व में कंप्रेशन है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है, कितना ज़्यादा है, सीवियर है या फिर कैसे है, क्या सिम्टम पेशेंट में आ रही है। लेकिन मेडिसिन वही चलेगी कि प्रीगाबालिन चलेगा, MCV चलेगी, पेन किलर डाइक्लोपीशियम, कैल्शियम विटामिन D3 और सेचेट भी साथ में आप दे सकते हो, और डाइक्लोजेल और फिजियोथेरेपी, ये तो चलेगा ही चलेगा। फिर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आगे सर्जरी की ज़रूरत होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि देखो है ना, नर्व कंप्रेशन होता है ना, तो इसमें 90% गारंटी है, मेडिसिन जब तक लोगे ना पेशेंट ठीक रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन मेडिसिन छोड़ते ही वापस वैसे ही हो जाएगा, इसीलिए इसमें पेशेंट की कंडीशन देखनी पड़ेगी। लेकिन मेडिसिन यही चलेगी, आप आंख बंद करके ये मेडिसिन दे सकते हो चाहे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो ये हो गया। फिर बात करते हैं अपन हील पेन की। ये इसके भी पेशेंट आती है डॉक्टर साहब, सुबह सुबह उठते हैं तो हील पेन होता है, एडी में दर्द होता है, ठीक है। तो ये तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है, इसका कोई रीज़न भी नहीं होता, ठीक है। तो एक तो आपको एक्सरसाइज करनी है, ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे खिंचाव आए, है ना। यहाँ की मसल होती है ना, उनमें खिंचाव आए, प्लांटर फेशिया हो गया, इनमें खिंचाव आना चाहिए, खिंचाव वाली एक्सरसाइज करनी है। आइस पैक करना है, और एक है ना फोम वाली चप्पल पहनी है आपको, जिसके नीचे फोम आती है, ठीक है। हार्ड सरफेस पे नहीं चलना है। और फिर वही पेन किलर दे दो, कैल्शियम विटामिन D3 और डाइक्लोजेल दे दो। तो लेकिन इसमें है ना आइस पैक और एक्सरसाइज, ये दो इम्पोर्टेंट है, यही करनी होती है। फिर बात करते हैं एल्बो जॉइंट में पेन होता है ना। कभी कभी पेशेंट आते हैं कि एल्बो जॉइंट मतलब लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल, यहाँ पे सूजन आ जाती है, पेन होता है ना। तो जैसे टेनिस एल्बो हो गया, स्टूडेंट एल्बो हो गया, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट एल्बो सपोर्ट, यहाँ को सपोर्ट देना होता है। फिर वही पेन किलर दे दो और कैल्शियम विटामिन D3 और डाइक्लोजेल दे दो, ठीक है। तो ये बात कर ली अपन ने ऑर्थो की। अभी 5 डिजीज और है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें अपन एक्सरे करवाते हैं, सियाटिका है जिसमें एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर तो पेशेंट की कंडीशन देखी जाएगी कि फ्रैक्चर कैसा है, मेडिसिन से काम चल जाएगा या फिर सर्जरी की ज़रूरत होगी या फिर POP होगा, स्लेब लगेगी, कास्ट लगेगी, है ना। फिर नर्व कंप्रेशन है, कौन सी नर्व का कंप्रेशन है, कैसे है, डिस्क बल्ज आउट है या नहीं है ना, वो देखना पड़ेगा। MRI या CT करवा लो, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा। मेन तो यही पेशेंट आते हैं। और एक लोअर बैक पेन LBP, इसके भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट बता दिया मैंने। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में 5 डिजीज और हैं, उनके बारे में बात करेंगे।